उस कायदे आजम की एम्बुलेंस किस तरीके से कराची की सड़कों पर खड़ी रही, वो हमारा बाप, वो इस रियासत का सरबराह उस एम्बुलेंस में अपनी आखिरी सांसें लेता रहा, सिसकता रहा, लेकिन हमें आज तक नहीं पता लग सका कि हमारे कायद के कातिल कौन हैं और उस साजिश के पीछे कौन था। फिर वक्त के नवाब और हिंदुस्तान के चंद बड़े नवाबों में जिनकी जमीन और जागीर का हिसाब भी मुमकिन नहीं था, नवाबजादा लियाकत अली खान जो अपना सब कुछ इस मुल्क के लिए हिंदुस्तान में, इंडिया में छोड़ के चला आया, जिसकी औलाद के लिए आज जिस लियाकत अली खान की औलाद के बेटा जो है उसके डायलिसिस के लिए चैरिटी की रिक्वेस्ट की जाती है कि ये वो आदमी जो उस दौर में करोड़ों और अरबों का मालिक था, हजारों मुरब्बा जमीन का मालिक था, इस मुल्क के लिए चला आया, अपना सब कुछ गवा दिया, लेकिन आज उसके बेटे के पास डायलिसिस के पैसे नहीं हैं। हमें नहीं पता लगा कि लियाकत बाग में उस पहले वजीर आजम को किसने शहीद करवा दिया, उस साजिश के पीछे कौन था। हमें नहीं पता लगा कि 56 का कॉन्स्टिट्यूशन कब और कैसे तोड़ दिया गया। उसके बाद मैं अगर फर्दन कोट करूं तो बड़ी तवील लिस्ट होगी, लेकिन फिर एक बंदा आया जिसके साथ हमारे डिफरेंसेस थे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, लेकिन उस जुल्फकार अली भुट्टो को जब उसने एंटी अमेरिका नारा लगाया, जब उसने पाकिस्तान की एटमी पावर बनने की बात की, तो उस जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और जिन लोगों ने फांसी पर चढ़ाया, कुछ सालों के बाद हमारी अदालतों ने कहा कि जुडिशियल मर्डर हो गया, वो तो चला गया, लेकिन जिन्होंने जुडिशियल मर्डर किया वो तो उसके बाद भी 20-20 साल जिंदा रहे। आपने उन जुडिशियल मर्डरर्स के साथ क्या सलूक किया? आपने उनसे हिसाब मांगा? कोई हिसाब नहीं मांगा गया। फिर 80s का एरा स्टार्ट होता है। पाकिस्तान में पहली मर्तबा सेक्टेरियन वायलेंस प्रमोट किया जाता है, दहशत गर्दी को प्रमोट किया जाता है, तकफीरियत को प्रमोट किया जाता है। लोग समझते हैं कि यहां पर चार मसालक एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मैं ये कहता हूं कि ये 80s से पहले एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों नहीं थे? तो ये एक साजिश थी कि पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट किया जाना है। पाकिस्तान में उस सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट किया गया और फिर उसके बाद यके बाद दीगरे हुकूमतें बदलती रहीं, कत्लेआम चलता रहा। कभी तो हजारा कम्युनिटी का कत्लेआम हुआ, कभी सानिया निश्तर पार्क के अंदर कत्लेआम हुआ, कभी पारा चनार के अंदर कत्लेआम हुआ, कभी लाहौर के अंदर कत्लेआम हुआ, कभी अहले सुन्नत के मज़ारात पर कत्लेआम हुआ, कभी इमाम बारगाहों के ऊपर कत्लेआम हुआ। गर्ज ये कि कोई ऐसी सूरत नहीं बचा रखी गई कि यह मुल्क खुदा ना खास्ता तबाही की जानिब चला जाए। लेकिन फिर वो कौन लोग थे जो खड़े हुए, जिन्होंने कहा कि हाँ, इल्मी फिकी इख्तिलाफात के बावजूद हम तकफीरियत के कायल नहीं हैं, हम कत्लो किताल के कायल नहीं हैं। और वो नारे तकबीर जो मुसलमानों की शान था और है और क़यामत तक रहेगा, हम उस नारे तकबीर को बुनियाद बनाकर किसी मुसलमान का गला काटने को हराम समझते हैं। फिर उसके बाद बेनजीर को मार दिया गया, साजिश का पता नहीं लग सका। उसके बाद वो लोग जो रेजिस्टेंस ब्लॉक से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस को खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा किया, उनको किसी बम धमाके में मार दिया गया, को टारगेट किलिंग में मार दिया गया। वो तमाम लोग इस दुनिया से चले गए। 90,000 पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया गया। फिर ये मुल्क यही डिजर्व करता था कि इधर का वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हो। आप अभी उठाकर देख लें, मैं कल भी कहता था वो कातिल है, मैं आज भी कहता हूं वो कातिल है, मैं कल भी कहता रहूंगा कि वो कातिल है। मुझे यहां के निजाम इंसाफ पर यकीन ही नहीं है। वो उसे क्लीन चिट दे तो भी मैं नहीं मानूंगा कि वो कातिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसके सबूत हमने देखे हैं, वो कातिल है। अच्छा, अब जब वो कातिल है तो अब क्या हुआ? अब देख लें, तकफीरी टोला उसके साथ, दहशतगर्द टोला उसके साथ, मिलिटेंट्स उसके साथ, सुसाइड बॉम्बर्स उसके साथ, और फिर ये बैठकर इस मुल्क के अंदर अमन की भाषा सुनाता है। मैं ये कहता हूं, या तो अदालतें इसे सजा दे दें, वगरना उस वक्त से डरें जब मॉडल टाउन के शुहदा के बच्चों का हाथ हमारे हाथ के जरिए, मैं इस चीज का कायल नहीं हूं कि मैं बच्चों को आगे, हमारे हाथ के जरिए सनाउल्लाह के गिरबान तक पहुंचेगा। वक्त दूर नहीं है, पहुंचेगा। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क को बर्बाद कर दिया गया, इस मुल्क के अंदर साजिश हुई। और फिर वो एक कहते हैं आप अमेरिका की बात ना करें, हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। मुझे अमेरिका में वो बहरी बेड़ा देखने का इत्तेफाक हुआ
جس کے اوپر ایک بڑی وسیع سی چٹ لگی ہوئی ہے کہ یہ 1971 میں پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے امریکہ سے روانہ ہوا تھا، اور پھر میرا خیال ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں کسی جگہ پر پھنس گیا، پاکستان دو لخت ہو گیا، وہ برمودا ٹرائنگل سے برآمد ہوا اور دوبارہ جا کے امریکہ میں کھڑا ہو گیا، اور اب ہسٹری کے اندر وہ ایک ایگزامپل پڑی ہے کہ یہ پاکستان کو بچانے کے لیے گیا تھا۔ امریکہ پاکستان کو نہیں بچائے گا، وہ نہیں اور پھر یہ جو موجودہ حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، کیا انہوں نے اپنی گزشتہ سے پیوستہ حکومت کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے یہاں سے کچھ درباری ملاؤں کو بھیجا یا نہیں بھیجا؟ یہ آج بھی پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم ہماری اور ہماری نسلوں کی لاشوں کے اوپر مار کے کر سکو گے، وگرنہ ہم کسی کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے۔ وہ ہماری وحدت کا مرکز ہے، وہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے، وہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے، وہاں پر ہمارا بیت المقدس ہے۔ ہم ایسی کسی طاقت کو کسی صورت کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہیں کرنے دیں گے۔ قانون اجازت دیتا ہے دے، نہیں دیتا نہ دے۔ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا ہم اس کی آنکھیں بھی نوچ لیں گے، ہم اس کا گلا بھی اتار دیں گے۔